ईरान की जानिब से एक बयान सामने आया ईरानी वजारत ख़ारजा की जानिब से कि मुतादिद निकात पर इत्तेफाक हो चुका था, लेकिन दो तीन अहम निकात हैं जिस पर इख्तलाफ राय है, जिस पर मुशावरत कर रहे हैं और ख़ित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। आप क्या तबसरा करेंगे? जी शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं पर हम अभी वापस आ गए, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम ही एक बेसिस जी। था जिसकी वजह से सारी हॉस्टिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। लेकिन इसमें पॉजिटिव ये है कि दोनों साइड से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इस तरह का इंडिया देती है कि ये प्रोसेस मजीद आगे चलेगा। देखिए, न्यूक्लियर इशू का जिस तरह से जो वाइस प्रेसिडेंट है वांस, उन्होंने आज जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जी हमें ये लग रहा है कि अभी वही एक क्रिटिकल इशू है जिसके ऊपर ईरान से वो एक्सपेक्ट करे वो कंसेशंस दें। और अगर हम 15 पॉइंट्स यूएस के देखें जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया था जो नेगोशिएशन से पहले, उसमें तीन चार पॉइंट्स वो सारे फोकस थे न्यूक्लियर पे। हम्म। अब ये एक तरह से प्रेस्टीज का भी इशू बन गया हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी भी ऑफिशियल है, रूबियो भी और सेक्रेटरी ऑफ वॉर और फिर वाइस प्रेसिडेंट भी, न्यूक्लियर पे इतना एम्फेसिस किया। अभी उनको कुछ इस पे कोई टेंजिबल आउटकम चाहिए था। ईरान के लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये भी उनका एक प्रेस्टीज का इशू है कि दो कि उन्होंने पहले कहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, लेकिन ये एनरिचमेंट का और आईई के साथ मामलात का ये हमेशा से एक कंटेंशियस इशू रहा है। तो इस चीज पे पोलराइजेशन अब ज्यादा है। उम्मीद ये है कि जिस तरह से बात हुई है, जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट थी वाइस प्रेसिडेंट की कि हमने उनको बेस्ट ऑफर अपनी दे दी है, तो हम्म। लगता ये है कि उन्होंने कुछ उनको डॉक्यूमेंट दिया है जो उनकी बेयर मिनिमम होगा कि जी हम इससे बियॉन्ड नहीं कर सकते। ईरानियन साइड भी उसको जाके कंसिडर करेगी, वापस जाएंगे अपनी लीडरशिप के साथ करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ चंद दिन के अंदर कोई वहां से पॉजिटिव कुछ डेवलपमेंट हो इसको। ईरान अमेरिका के जो निकात हैं उनसे इत्तेफाक कर भी लेता है तो ईरान को क्या मिलेगा? जो ईरान के मुतालिबात थे जिनमें ये था कि अपना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल हो, वहाँ पर वो टोल टैक्स ले, क्या ये मुमकिन हो सकेगा? क्योंकि और उसके अलावा कि जितना नुकसान ईरान का हुआ है उसका अजाला किया जाए, तमाम तर पाबंदियाँ हटाई जाएँ, तो क्या आपको लगता है कि ईरान को इन रिटर्न में क्या क्या मिलने जा रहा है अगर मुआहिदा हो जाता है तो? देखिए, फिलहाल तो कोई मुआहदा नहीं है और हम कोई इस तरह से स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि क्या उनको मिलेगा। हम्म। ये तो निगोशिएशंस हैं, दोनों साइड ने अपनी एक्सट्रीम पोजीशंस दी हुई थी, और ये एक्सपेक्ट करना कि एक साइड की पूरी बातें मान लेंगी या दूसरी साइड की पूरी बात मान लेंगी, ये होने नहीं लगा था। हम्म। ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस थी, इसमें निगोशिएशंस कहीं ना कहीं हो सकती थी। हरमुज का कह ले तो उन्होंने कहा था मैकेनिज्म बनाएंगे ओमान के साथ मिलके, बिकॉज वो कहते हैं ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स है। और उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी थी कि सॉरी, कि इतना नुकसान हमारा हुआ है तो हम इससे रेवेन्यू जो जनरेट करेंगे तो उससे करें, तो ये चीजें निगोशिएबल है। लेकिन जो स्टिकिंग पॉइंट है जिस पे हम सारी बात कह रहे हैं कि जी अगर वो जिस तरह से जेडी वांस साहब ने कहा कि जी हमें कोई कमिटमेंट ऑफ विल मींस के वो अपना पूरा इरादा बताएं कि हम कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अब ये बड़ी जो है सब्जेक्टिव टर्म हो जाती है। बिकॉज जैसे पहले हमने डिस्कस कर रहे थे, कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं उसकी आप ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहे होते हैं, तो वो तो एक चीज है, टेंजिबल आउटकम हो गया। कमिटमेंट ऑफ विल जो है वो उसको आप किस तरह से करेंगे, बिकॉज इस चीज को इशू को इतने सालों से अमेरिका ने एक जस्टिफिकेशन बनाया हुआ और इसराइल के कहने पे बेसिकली बनाया हुआ, बिकॉज ये एक चीज ऐसी है कि वो प्रूफ नहीं कर सकते कि वेपन बना रहे नहीं बना रहे, लेकिन इसको जस्टिफिकेशन बना के एक थ्रेट बना के रीजनल कंट्रीज के लिए भी एक उन्होंने थ्रेट बनाई हुई, और फिर इसराइल उसको इस तरह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनाता है, यूनाइटेड स्टेट्स को पुश करता है कि ये आप अटैक करें क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं। तो बात सारी घूम फिर के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो निगोशिएबल है। ईरान कभी हरमोज को परमानेंटली बंद नहीं करेगा डेफिनेटली, बिकॉज उसने उस रीजन में रहना, बाकी भी उस रीजनल कंट्री जो रीजन के कंट्रीज है वो अफेक्ट होते हैं उससे। तो वो एक मैकेनिज्म बन सकता था, और भी बड़ी जो भी उनकी थी, जैसे उनके एसेट्स की बात है वो लेजिटिमेट उनकी डिमांड है। तो हम्म। जो 10 पॉइंट्स उन्होंने कहे थे वो मेरे ख्याल है काफी टेंजिबल थे। यूनाइटेड स्टेट्स के जो 15 पॉइंट थे उसमें 4 पॉइंट्स तो न्यूक्लियर पे थे, और हम जब इनके लीडरशिप की बात करते हैं तो उन पे एक ही पॉइंट निकलता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अब जब कोई इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी या कोई इस तरह की इंडिपेंडेंट एंटिटी जो है वो इस चीज को प्रूव नहीं कर सकी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो फिर ये एक पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन बन जाती है। तो इधर फिर आ जाता है कि नियत की बात है कि इंटेंट क्या है।
वो ईरान के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसराइल इस चीज को एक थ्रेट रखकर अपनी जस्टिफिकेशन रखेगा ताकि ये मिलिट्री हॉस्टिलिटीज रहे। तो ये एक पॉलिटिकल इशू है। अब लीडरशिप दोनों साइड पे, क्योंकि अच्छी बात ये हुई है कि दोनों आमने सामने बैठे, दोनों को एक दूसरे की इंटेंट का पता चला, और फिर ये अब जाएंगे और बताएंगे, बिकॉज वॉर तो कंटिन्यू रहना है डेफिनेटली, वो किसी के हक में नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स को सबसे बड़ा लॉस हुआ है, तो वो भी जाके सोचेंगे कि किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, ईरानियंस भी जाके सोचेंगे किस तरह से इस पर किया जाए। तो ये इसका हल अगर कुछ निकलता है आगे, नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अगर होती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि यस, आगे कुछ हालात बेहतर होने के हैं। अदरवाइज ये अभी इतना एंट्रेंच्ड हो चुका है दोनों साइड पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, कि ईरान के लिए भी एक प्रेस्टीज का इशू बन गया कि हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस तो सारी पूरी कर रहे थे, हमसे ये गैर जरूरी डिमांड क्यों की जा रही है। तो वो एक डोमेस्टिक प्रेशर भी उनका, लाइकवाइज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर भी लीडरशिप ने इतनी स्ट्रांग पोजीशन ली हुई है न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ठीक। कि अगर वो दूसरी साइड उस पर कंसेशन नहीं देती तो वो उनके लिए एक जस्टिफिकेशन रहती है, इसराइल के लिए भी और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आदिल सुल्तान साहब, ये फरमाइएगा कि अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें, डेफिनेटली होपफुल रहना चाहिए कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए, ईरान के ने अपनी लीडरशिप खो दी, उसके पास शायद अब खोने के लिए कुछ नहीं है। उसने अपने सर्वाइवल के लिए ऑब्वियसली लड़ना है, जंग भी लड़नी है, उसको जिस भी सिचुएशन का सामना करना पड़ा वो करेगा। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए। एक गुंडे की शक्ल में इसराइल इस खत्ते में मौजूद है जो कि इस पूरे जो है वो मामले को ख़राब करना चाहता है। तो हम क्या फिर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं आने वाले दिनों में इस प्रोसेस से? देखिए, हॉस्टिलिटीज तो शायद चलेगी, क्योंकि अभी कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ, कुछ इस तरह से पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी उस तरफ से नहीं चली। पॉसिबिलिटीज तो हैं, क्योंकि जिस तरह से इसराइल कंटिन्यू कर रहा है अटैक लेबनान के ऊपर, क्योंकि वो भी एक प्री कंडीशन थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट के अंदर भी थी कि जी सीज फायर इंक्लूड लेबनान, लेकिन इसराइल ने तो टोटली उसको रिजेक्ट किया। तो यह भी हम ईरानियन साइड की स्टेटमेंट सुनेंगे, उसके बाद देखें कि इनका रिएक्शन क्या होता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक कोई मुआहदा नहीं होता आपस में, तो ये चीजें थोड़ी बहुत हो सकती हैं। अब वो कुछ छोटा सा इंसिडेंट अगर हो ईरान के ऊपर दोबारा से अगर अटैक, वो छोटा तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसराइल दोबारा से लॉन्च करता तो ईरान तो रिटेलिएट करेगा, उसको फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं है, तो फिर दोबारा से एस्केलेशन हम देखेंगे उसी तरह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक दो दिन ये अपनी जाके लीडरशिप से जब मुज़ाकरात करेंगे, और हो सकता है कि कोई पॉजिटिव सिग्नल्स आए दोनों साइड से, और ये सीज फायर मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए, 2 हफ्ते की बजाय 1 महीने का कर दिया जाए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के भी 15 पॉइंट में ये था 30 डेज का सीज फायर। तो उस सूरत में ये हो सकता है कि फिर अपॉर्चुनिटीज मजीद बन सकती हैं और स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं जो कि कोशिश ये करेंगे कि दोबारा से कोई ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जो ट्रिगर कर सके एस्केलेशन दोनों साइड के दरमियान।